हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। एकदम बढ़िया। तो चलिए आज की क्लास के अंदर अपन इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हीरो लेवल पूरा शानदार तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहले मैं बात करता हूं करंट की। करंट का मतलब होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज उसी को अपन क्या बोलते हैं, करंट। भाई हमारे घरों के अंदर जो भी जितने भी एपरेटस होता है, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होते हैं, उन सभी के अंदर क्या फ्लो होती है, करंट फ्लो होती है दोस्त। क्या फ्लो होती है, करंट। तो उस करंट में क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है। उस करंट के अंदर चार्ज फ्लो करता है। कैसे फ्लो करता है देखना, जैसे मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उस इलेक्ट्रिक वायर में इलेक्ट्रॉन होगा। कौन होगा दोस्त, इलेक्ट्रॉन। उसके अंदर कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन के चार्ज का फ्लो होता है, ये जो चार्ज, उस चार्ज का ट्रांसफर होता है, उसी को बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। करंट की जो यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। यूनिट का मतलब किसमें मेजर करते हैं, तो करंट को मेजर करते हैं एम्पियर में। चार्ज जो होता है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। यूनिट होती है कूलम। क्या यूनिट होती है, कूलम। और टाइम की यूनिट पता है आपको भाई, सेकंड होती है। ठीक है, अब देखना, करंट को मैं आई से डिनोट करता हूं, तो आई इक्वल टू क्यू बाई टी। फॉर्मूला क्या होता है करंट का, आई इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। क्यू का मतलब चार्ज हो गया, टी का मतलब टाइम, आई का मतलब करंट। ठीक है, अब देखिए 1 एम्पियर की डिफरेंस बताता हूँ। 1 एम्पियर, तो 1 एम्पियर में क्या होगा दोस्त, 1 कूलम को ट्रांसफर करने में जितना समय लगता है, फिर 1 कूलम को ट्रांसफर करने में 1 सेकंड का समय लगा, वही किसके इक्वल होगी, 1 एम्पियर के। 1 एम्पियर का मतलब हो गया 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। अब देखिए, करंट फ्लोज इन अ सर्किट। करंट जो होता है वो सर्किट में फ्लो करता है। इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है, सर्किट का मतलब होता है कि प्रॉपर वे, सर्किट का ऑन होना और ऑफ होना। अगर सर्किट ऑन है तो करंट फ्लो होगी, सर्किट ऑफ है तो करंट फ्लो नहीं होगी। जैसे अपन स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो सर्किट जुड़ जाता है, और जो स्विच ऑफ करते हैं सर्किट डिस्कनेक्ट हो जाता है, करंट फ्लो नहीं होती। वो पूरा सेटअप इसके अंदर। फिर मैं बात करता हूँ पोटेंशियल की। पोटेंशियल को वी से डिनोट करता है। किससे डिनोट करते हैं दोस्त, वी से। इसका मतलब होता है तो किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए जितना वर्क डन होता है, उसी को अपन बोलते हैं वोल्टेज, या फिर एनर्जी बोलते हैं, वोल्टेज एनर्जी। पोटेंशियल डिफरेंस बहुत बड़ी डेफिनेशन है। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होता है, दो टाइप के दो पोटेंशियल है मेरे पास में, ए और बी। ए हाई पोटेंशियल है, बी लो पोटेंशियल है। या फिर ऐसा बोलता हूं, ए की ए पोटेंशियल की वैल्यू 5 है, बी पोटेंशियल वैल्यू 2.5 है। तो डिफरेंस जो बीच का होगा वो कितना होगा, 2.5। उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। टू पोटेंशियल के जो बीच का डिफरेंसेज है उसी को अपन बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। करंट फ्लो क्यों होती है, पोटेंशियल में डिफरेंस होता है इसलिए उसको फ्लो होती है। करंट कहां से कहां फ्लो होती है, करंट जनरली हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में फ्लो होती है। कहां से कहां, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होती है, यानी पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्योंकि हाई पोटेंशियल को अपन जो है एक बड़ी लाइन से डिनोट करते हैं, और लो पोटेंशियल को छोटी लाइन से। हाई पोटेंशियल को अपन बड़ी लाइन से डिनोट करते हैं, और लो पोटेंशियल को छोटी लाइन से। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। कहां से मूव करते हैं, करंट कहां से कहां फ्लो करेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। इसलिए अपन इसको सर्किट को बैटरी का साइन ऐसा बनाता है, जो बड़ी डंडी होती है इसके अंदर, बड़ी लाइन जो होती है वो पॉजिटिव को शो करती है, और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव को। यानी ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल। वोल्ट का जो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज या फिर पोटेंशियल में बात करता हूं वोल्टेज का, तो फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन चार्ज। वोल्टेज की यूनिट होती है वी। क्या होती है दोस्त, वी। अब देखो 1 जूल अपॉन 1 कूलम, 1 वोल्ट की डेफिनेशन है। 1 जूल अपॉन 1 कूलम किसके इक्वल है, 1 वोल्ट के इक्वल है। ठीक है दोस्त, ये वाली कहानी होगी अपने यहाँ तक। अपने यहाँ तक ये कहानी हो जाती है। उसके बाद देखो ओम्स लॉ। ओहम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ में बेसिकली जो वोल्टेज होता है वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वापस सुना, वोल्टेज जो होता है ओम्स लॉ में, वोल्टेज जो होता है वो वायर में फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। V प्रोपोर्शनल I। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल का साइन आता है कोई कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को बोलता हूं मैं R, रेजिस्टेंस। क्या बोलता हूं दोस्त, रेजिस्टेंस। जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है, जब कोई कांस्टेंट, जब कोई प्रोपोर्शनल हटता है तो कांस्टेंट आता है, उसको बोलता हूं मैं, अभी यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में कांस्टेंट है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अ प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट। मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोजिशन करती है, उसको रोकने का काम करती है, उसको हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। जैसे लो का कोई वायर है, आयरन वायर है लोहे का, तो उस लोहे का वायर के अंदर रेजिस्टेंस तो होगा। जैसे अपने हीटर होता है घरों के अंदर, उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, उसकी वजह से क्या होता है, वो करंट फ्लो नहीं हो पाती है और रेजिस्टेंस से हीट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है। इसी टाइप से घरों के अंदर गीजर, इलेक्ट्रिक रॉड, ये सारे जो होते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होते हैं। मैं आगे बात करूंगा इनके बारे में, सभी के बारे में। अब देखो भाई, रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो होती है ओम। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है, OHM
या फिर इसको ऐसी कैप लाइक स्ट्रक्चर से बनाते हैं। ओम याद रखना। रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है, रेजिस्टेंस लेंथ के प्रोपोर्शनल है। अगर किसी वायर की लेंथ को इंक्रीज करता हूं रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, लेकिन क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ए मींस क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर मैं किसी का एरिया बढ़ाता हूं रेजिस्टेंस कम होगा, अगर मैं किसी वायर को पतला कर दूं रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि मैंने एरिया को कम कर दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ा दिया तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और अगर मैंने एरिया को बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा दोस्त। ठीक है, अब देखना जब मैं दोनों फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वल करूंगा तो देखो R प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, जब प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो कांस्टेंट आएगा, उसको बोलते हैं रो। रेजिस्टिविटी क्या बोलते हैं दोस्त, रेजिस्टिविटी बोलते हैं रो, इसको बोलते हैं रो, RHO रो। क्या पढ़ेंगे इसको, रो पढ़ते हैं, RHO पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए R इक्वल टू रो L बाई ए, रो का मतलब रेजिस्टिविटी, L का मतलब लेंथ, A का मतलब एरिया। ये अपने रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला आ चुका है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है, देखिए रेजिस्टेंस इन अ यूनिट एरिया और लेंथ। जैसे मेरे पास में कोई इलेक्ट्रिक वायर है, उस इलेक्ट्रिक वायर में 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया में जो रेजिस्टेंस होता है उस वायर का, उसी को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। तो किसी भी वायर की यूनिट एरिया के अंदर, यूनिट लेंथ के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू को अपन बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसको रो से डिनोट करते हैं, क्या करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। अब देखना इसकी यूनिट बताता हूं मैं, रो की यूनिट, यूनिट ऑफ रो, तो इसकी यूनिट होती है ओम मीटर। क्या होते हैं दोस्त, ओम मीटर, इसकी यूनिट होती है ओम मीटर, या फिर इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं ओम मीटर, इसको कैप लाइक बना दो स्ट्रक्चर को, ओम मीटर। ठीक है, ये हो गया ओम मीटर। अब देखना रेजिस्टिविटी जो होती है वो लेंथ पे और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है। क्या रीजन है, ये यूनिट एरिया की बात करता है, यूनिट एरिया यूनिट लेंथ की बात करता है, इसलिए रेजिस्टेंस वायर की लंबाई बढ़ाने पर या फिर चौड़ाई बढ़ाने पर, यानी कि कुल मिलाकर लंबा करने पर उसको, या फिर उसका एरिया को इंक्रीज करने पर रो अनचेंज रहता है, रो में कोई भी चेंज नहीं होगा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन होता है इसके अंदर और पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। एक तो था सीरीज, दूसरा होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज का मतलब होता है एक सीरीज में जोड़ना, पहला रेजिस्टेंस फिर दूसरा फिर तीसरा, ऐसे सीरीज में जोड़ने को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। इसी टाइप से पैरेलल में जोड़ दिया, फर्स्ट रेजिस्टेंस फिर मैं जोड़ दिया सेकंड पैरेलल, जैसे पैरेलल फर्स्ट रेजिस्टेंस फिर सेकंड रेजिस्टेंस फिर थर्ड रेजिस्टेंस फोर्थ रेजिस्टेंस, उसी को बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले मैं बात करता हूँ सीरीज की। सीरीज में क्या होगा, सीरीज मैनर में जुड़े रहेंगे सारे। देखना इस टाइप से एक डायग्राम, आप देखना बुक में एनसीईआरटी में दे रखा डायग्राम पूरा। रेजिस्टेंस फर्स्ट है इसलिए इसको मैंने बोला R1 R2 R3। यहाँ पर मैंने बैटरी लगा रखी, बैटरी का पॉजिटिव एंड, बैटरी का नेगेटिव एंड। यहाँ पर एक की लगा रखी मैंने, की स्विच ऑन स्विच ऑफ वाली जो की होती है वो वाली। करंट फ्लो रही पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ देखो मैंने जोड़ रखा V, इस V का मतलब वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर से क्या करते हैं, वोल्टेज को मेजर करते हैं। क्या मेजर करते हैं, वोल्टेज। और एक में लगा रखा A, ये कौन सा मीटर है, ये M मीटर है। कौन सा मीटर है, M मीटर। ये A मीटर है, M मीटर, ये कौन सा मीटर भाई, A मीटर है। A मीटर से करंट को मेजर करता है, किसको मेजर करते हैं, करंट को मेजर करते हैं। I लिखा मैंने, I का मतलब करंट है। A मीटर से करंट को मेजर करते हैं। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इसका, PYQ में सवाल आया हुआ है। ए मीटर को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो आई होता है वो कांस्टेंट रहेगा, करंट कांस्टेंट रहता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, और वोल्टेज डिवाइड होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज डिवाइड होता है। अगर वोल्टेज डिवाइड होगा तो वी नेट जो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3 के इक्वल होगा। तो मैंने लिखा वी नेट इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अभी अपने पढ़ा था। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल टू RI। तो क्या होगा इसके अंदर, देखिए आर नेट, आर को मैं लिखूंगा आर नेट, क्योंकि वी नेट, आर भी यहाँ पर क्या है अलग अलग है, लेकिन आई यहाँ पर क्या हो जाएगा कांस्टेंट। आर यहाँ अलग अलग है, आई हो जाएगा यहाँ पर कांस्टेंट, इसलिए मैंने लिखा आर नेट आई इक्वल टू R1 आई प्लस R2 आई प्लस R3 आई। आई सभी जगह पे कांस्टेंट है, मैंने कॉमन लेकर आई को कट कर दिया। क्या कर दिया मैंने, आई को कैंसिल कर दिया, कैंसिल टू ईच अदर। क्या हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। याद रखना सीरीज कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला था लास्ट में, आर नेट इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें कोई न्यूमेरिकल आ जाए, मैं आपको न्यूमेरिकल भी करवाऊंगा, अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाए तो टोटल जोड़ दो, कॉम्बिनेशन का टाइप्स देख लो
और R1 की वैल्यू जो भी होगी उसमें R2 जोड़ दो और R3 जोड़ दो, क्या आ जाएगा आपका R रह जाएगा। अब बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। किसकी बात करते हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन की। व्हेन रेजिस्टेंस कंबाइंड इन पैरेलली, रेजिस्टेंस पैरेलल फॉर्मेट में अगर जुड़ जाता है तो कौन सा कॉम्बिनेशन होगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए भाई इसमें ये R1 R2 R3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में V कांस्टेंट रहता है, यानी वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, करंट डिवाइड होगी। देखो करंट डिवाइड हो रही है, I1 I2 I3 वापस क्या हो जाएगा I नेट, इधर भी क्या थी I नेट, डिवाइड हो गई I1 I2 I3। वोल्टेज क्या रहेगा यहाँ पर दोस्त? कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। तो वोल्टेज जब कांस्टेंट होगा और I जब डिवाइड होगी तो देखना I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3, ऐसा लिख दूं? मैंने लिख दिया I नेट इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जैसे ही मैंने ऐसे लिखा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ I इक्वल टू V बाई R, जैसे V तो कांस्टेंट है तो फिर क्या लिखेंगे? V अपॉन R नेट इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो मैं क्या कर दूं? V कांस्टेंट है तो कट कर दो सभी को, क्या बनेगा? 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फॉर्मूला क्या आता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का? 1 अपॉन R नेट इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। फॉर्मूला जब सॉल्व करोगे तो एलसीएम लेना पड़ता है। क्या लेना पड़ता है? एलसीएम। एलसीएम से बचने के लिए मैं आपको भी क्वेश्चंस में और 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा। एलसीएम से बचने के लिए तरीका बताता हूं, एक और फॉर्मूला एलसीएम से बचने के लिए या फिर थोड़ा इजी वे में करने के लिए एक फॉर्मूला और है, R नेट इक्वल टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब दो रेजिस्टेंस दे रखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्या दोस्त यहां तक सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन कहानी क्लियर है? अपन जल्दी से इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है दोस्त।